हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओकुल इंडिया के सबसे अफोर्डेबल लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए अपने इस फुल कोर्स और एनवायरनमेंट बाय शंकर आईएएस एकेडमी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। चैप्टर 24 जो कि एग्रीकल्चर के ऊपर है, जिसको हमने पिछले पार्ट में स्टार्ट किया है, उसको हम लोग आज आगे बढ़ाएंगे पार्ट 2 के साथ। पिछले पार्ट में हम लोगों ने थोड़ा सा चीज़ें जो है वो देखा कि एग्रीकल्चर क्या क्या होता है। हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो थे, जैसे कि सिल्वीकल्चर क्या होता है ना, सेरिकल्चर क्या होता है, इस तरीके के कुछ टर्म्स हमने जाने। फिर हमने ये जाने कि कुछ रिवॉल्यूशंस, जैसे कि ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या है, ब्लू रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, ब्लैक रिवॉल्यूशन किससे संबंधित है, ये हमने जाना। और इसके बाद हमने थोड़ा सा जो है कुछ टाइप्स ऑफ बेसिकली आप कह सकते हैं क्लासिफिकेशन को लेकर हम लोग थोड़ा सा बात कर रहे थे। तो वो आधा क्लासिफिकेशन हमने कर लिया था और कुछ बेसिस पे हम लोग जो है क्लासिफिकेशन को आज जारी रखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। फिर एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगा, दैट इज अबाउट द टिलेज। वो टिलेज समझेंगे क्या होता है, कितने टाइप्स का टिलेज होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और फिर जो है आगे क्रॉपिंग वगैरह को लेकर हम लोग आगे इस कोर्स में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जो लोग इस कोर्स को, इस वीडियो सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, जिनको ये पसंद आ रही है, वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि हमारे इन कोर्सेज का जो फ़ायदा है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। और बाकी जो लोग चैनल पे नए हैं, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मैं उन लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे जो भी नए वीडियोस हम पोस्ट करते हैं उनके नोटिफिकेशन आप लोगों तक जरूर पहुंच जाए और वो वीडियोस आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। चलिए चैप्टर 24 ऑन एग्रीकल्चर को पार्ट 2 के साथ। देखिए, क्लासिफिकेशन को ही हम लोग जो है आगे बढ़ाएंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहां पर हम लोग पहले बात कर लेते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन लाइफ ऑफ क्रॉप्स या फिर ड्यूरेशन ऑफ क्रॉप्स। ठीक है, कि क्रॉप्स की जो ड्यूरेशन होती है उसके आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला हमारे पास है दैट इज द सीजनल क्रॉप्स। सीजनल क्रॉप्स मतलब ऐसी क्रॉप जो अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेती है एक ही सीजन में, दैट इज नोन एज सीजनल क्रॉप। जैसे कि राइस है। ठीक है, अब राइस आपको पता है कि जो हमारी खरीफ क्रॉप में आता है ना, जो मानसून सीजन है, जो रेनी सीजन है, वहां पर एक ही सीजन में कंप्लीट हो जाती है लाइफ साइकिल। सिमिलरली वी हैव जोआर, सिमिलरली वी हैव व्हीट विच इज वन ऑफ द राबी क्रॉप। ठीक है, इसके बाद कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जो 2 सीजन में होती हैं, 2 सीजनल क्रॉप्स, यानी कि क्रॉप्स कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल इन 2 सीजन। जैसे कि कॉटन यानी कि जो कपास है वो। ठीक है, वी हैव टर्मरिक, वी हैव जिंजर, ये सारी की सारी जो अपनी लाइफ साइकिल है वो 2 सीजन में कंप्लीट करती हैं। इसके बाद अगला आ जाता है एनुअल क्रॉप्स। एनुअल क्रॉप्स क्या होती है? क्रॉप्स रिक्वायर 1 फुल ईयर टू कंप्लीट इट्स लाइफ साइकिल। जैसे कि शुगर केन, जो शुगर केन है या जो गन्ना है, उसकी जो खेती है वो पूरा का पूरा 1 साल उसमें लगता है उसकी लाइफ साइकिल को कंप्लीट होने में। तो ऐसी क्रॉप्स को बोला जाता है एनुअल क्रॉप्स। ठीक है, इसके बाद कुछ क्रॉप्स होती हैं बाइनियल क्रॉप्स। बाइनियल क्रॉप्स मतलब जिनको पूरा होने में, पूरी लाइफ साइकिल पूरा होने में कितना समय लगता है? 2 साल। ठीक है, दैट इज नोन एज बाइनियल क्रॉप्स। जैसे कि बनाना है, पपाया है, ठीक है, यानी कि केला जो है वो या पपीता जो है वो, ये क्या है? दे आर द बाइनियल क्रॉप्स। इसके बाद कुछ होती है पेरिनियल क्रॉप्स। पेरिनियल क्रॉप्स वो होती है जिनकी क्रॉप्स जो है वो सेवरल ईयर्स तक चलती हैं। जनरली आपने देखा होगा जो बड़े बड़े फलों के पेड़ होते हैं, जैसे कि आम का पेड़ है, ठीक है, या अमरूद का पेड़ है, गुआवा, या फिर फ्रूट के कोई और भी क्रॉप्स हैं, तो वो क्या होती हैं? दे लिव फॉर सेवरल ईयर्स, तो उनको कहा जाता है पेरिनियल क्रॉप्स। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कल्चरल मेथड या फिर वाटर, इनके आधार पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला है रेन फेड। रेन फेड का मतलब आप समझ सकते हैं कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप मेनली बेस्ड ऑन दी अवेलेबिलिटी ऑफ रेन वाटर। रेन फेड का मतलब क्या है कि जिनको पानी कहां से मिल रहा है? अपना रेन से मिल रहा है या बारिश से मिल रहा है। जैसे कि जोवार, बाजरा, मूंग, ये सारी की सारी कैसी हैं? दे आर रेन फेड क्रॉप्स। इसके बाद कुछ क्रॉप्स ऐसी होती हैं जिनको इरिगेशन की मदद से या सिंचाई के पानी की मदद से जो है वो कल्टीवेट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इरिगेशन वाटर। जैसे कि चिली, चिली मतलब मिर्च, ठीक है, शुगर केन मतलब गन्ना, बनाना मतलब केला, पपाया मतलब पपीता, ये सारे के सारे जो है दे आर इरिगेटेड क्रॉप्स। ठीक है, इसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द रूट सिस्टम। रूट मतलब जो उनकी जड़ों का सिस्टम होता है, उसके आधार पर भी इसको क्लासिफाई किया गया है। वन इज योर टैप रूट। इसमें क्या होता है कि जो मेन रूट है वो सॉइल में काफी डीप तक जाती है। ठीक है, जैसे कि तुअर हो गया, ग्रेप हो गया, कॉटन हो गया, ये सारी की सारी कैसी है? दे आर द टैप रूट सिस्टम। इसके बाद कुछ होती है फाइबर रूटेड। द क्रॉप्स हुज रूट्स आर फाइब्रस, शैलो एंड स्प्रेडिंग इनटू द सॉइल, यानी कि इनमें कोई डीप टैप रूट नहीं होती। टैप रूट का मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे ये अगर कोई जमीन का स्तर है तो इस तरीके से जो रूट जा रही है दैट इज योर टैप रूट। अगर इस तरीके से रूट जा रही है तो दिस बिकम्स योर फाइब्रस रूट्स। ठीक है ना, दिस इज योर फाइब्रस रूट्स एंड दिस वन इज योर टैप रूट, और ये होती है आपकी फाइब्रस रूट्स। ठीक है, इसके बाद इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के आधार पर अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहला हमारे पास हो गया कैश क्रॉप।
कैश क्रॉप मतलब ऐसी क्रॉप्स जिनको पैसा कमाने के लिए उगाया जाता है, ठीक है, ग्रोन फॉर अर्निंग मनी, जैसे कि शुगर केन या कॉटन। अब शुगर केन और कॉटन को आप क्या करेंगे, कॉटन को आप डायरेक्टली तो यूज करेंगे नहीं, है ना, खाएंगे तो है नहीं। शुगर केन को भी आप डायरेक्ट गन्ना तो नहीं खाएंगे, मतलब वैसे कुछ लोग खाते हैं गन्ने, लेकिन वो शौक के तौर पर अलग बात है, ठीक है ना, आप उसको रोज बैठ के गन्ना नहीं खा सकते, ठीक है। इसके बाद कुछ होती हैं फूड क्रॉप्स। फूड क्रॉप्स ये ऐसी क्रॉप्स हैं जिनको उगाया जाता है फॉर रेजिंग द फूड ग्रेन फॉर द पॉपुलेशन एंड फॉर्डर फॉर कैटल, जैसे कि जोआर, व्हीट, राइस एक्सेट्रा, दे आर यूज्ड एज द फूड क्रॉप, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉटिलिडेंस, मोनोकॉटिलिडेंस या फिर डाइकॉटिलिडेंस। कॉटिलिडेंस बेसिकली क्या होता है कि जो सीड होती है ना, सीड के अंदर एक तरीके का छोटा सा प्लांट होता है जिसको आप कह सकते हैं द फर्स्ट प्लांट विद इन द सीड, दैट इज नोन एज कॉटिलिडन, ठीक है। कुछ सीड्स ऐसी होती है जिनके अंदर एक ही कॉटिलिडन होता है, कुछ ऐसी होती है जिनके अंदर दो होते हैं, ठीक है। तो जिनके अंदर एक ही होता है दैट इज नोन एज मोनोकॉट्स या फिर मोनोकॉटिलिडेंस। एग्जांपल सारी की सारी जो सीरियल्स हैं और मिलेट्स, दे हैव मोनोकॉटिलिडेंस, ठीक। इसके बाद कुछ क्रॉप्स ऐसी होती है जिनमें दो कॉटिलिडेंस होते हैं सीड में, जैसे कि ऑल लेग्यूम्स। लेग्यूम्स मतलब जितने भी पल्सेस वगैरह हैं, जो फलीदार पौधे होते हैं वो, और सारे के सारे जो ट्रीज हैं दे आर डाइकॉटिलिडेंस, ठीक है। इसके बाद क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द लेंथ ऑफ फोटो पीरियड रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरल इनिशिएशन। फोटो पीरियड मतलब, फोटो तो आप समझते हैं, फोटो का अर्थ होता है लाइट, और पीरियड मतलब कि कितने समय तक उसको लाइट मिल रही है, ठीक है। फ्लोरल इनिशिएशन मतलब फूल के इनिशिएशन, जब फूल आना शुरू होता है तो कितना समय लगता है फूल के आने के लिए, या कितने समय की जरूरत होती है लाइट की फूल आने के लिए, दैट इज नोन एज द फोटो पीरियड रिक्वायर्ड फॉर फ्लोरल इनिशिएशन, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्या है। मोस्ट प्लांट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द रिलेटिव लेंथ ऑफ द डे एंड नाइट, स्पेशली फॉर फ्लोरल इनिशिएशन। द इफेक्ट ऑन प्लांट इज नोन एज फोटो पीरियोडिज्म। ध्यान रखिएगा, फोटो पीरियोडिज्म का मतलब क्या है कि प्लांट के ऊपर वो इफेक्ट जिसमें प्लांट जो है वो डे और नाइट की रिलेटिव लेंथ से इन्फ्लुएंस होते हैं, और किसके लिए, फ्लोरल इनिशिएशन के लिए, यानी कि फूल का जो उगना स्टार्ट होता है, जो इनिशिएशन होता है उसके लिए, ठीक है। इसके बाद लेंथ ऑफ द फोटो पीरियड रिक्वायर्ड फॉर द फ्लोरल इनिशिएशन पर डिपेंड करते हुए प्लांट्स को क्लासिफाई किया गया है। कुछ तो होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। शॉर्ट डे मतलब आप समझ सकते हैं कि इनके लिए जो डेज है, मतलब इनमें जो फूल आना वो तब स्टार्ट होगा जब डेज शॉर्ट होंगे और नाइट जो है वो कैसी होंगी, लॉन्ग होगी, ठीक है। तो इनमें क्या है, फ्लावर इनिशिएशन टेक्स प्लेस व्हेन डेज आर शॉर्ट लेस देन 10 आवर्स, जैसे कि राइस, जोआर, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम एक्सेट्रा, ठीक है। इसके बाद कुछ होते हैं लॉन्ग डे प्लांट्स, यानी कि इनको चाहिए लॉन्ग डेज ऑफ मोर देन 10 आवर्स फॉर फ्लोरल इनिशिएशन, जैसे कि वीट, बार्ले, ठीक है। इसके बाद कुछ होते हैं डे न्यूट्रल। डे न्यूट्रल का मतलब है कि जिनमें फोटो पीरियड डज नॉट हैव मच इन्फ्लुएंस फॉर फेस चेंज फॉर दीज प्लांट्स, जैसे कि कॉटन हो गया, सनफ्लावर हो गया, इनके ऊपर बेसिकली एज सच कोई डे का मतलब डे लाइट का है या फिर आप फोटो पीरियड का है, उसका कोई एज सच असर नहीं होता है, तो दे आर नोन एज डे न्यूट्रल प्लांट्स, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं एक नए कंसेप्ट की या एक नए टर्म की, जिसको बोला जाएगा टिलेज, ठीक है। अब ये देखते हैं क्या होता है। देखिए, टिलेज को अगर हम हिंदी में टर्म इसका ढूंढेंगे तो इसका हिंदी में जो टर्म होता है मैं आपको बताऊंगा, तो आई होप कि आप इस वर्ड को अपने आप ही समझ जाएंगे, दैट इज नोन एज जुताई, ठीक है। जो लैंड की या जो खेत की जुताई होती है दैट इज नोन एज टिलेज, ठीक है। तो इसको देखिए यहां पर क्या लिखा गया है, टिलेज इज द मैकेनिकल मैनिपुलेशन ऑफ सॉइल विद टूल्स एंड इंप्लीमेंट्स, ठीक है, फॉर ऑब्टेनिंग आइडियल कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन, सीडलिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। तो सॉइल को जो हम टूल्स और इंप्लीमेंट्स की मदद से उसका मैकेनिकल मैनिपुलेशन करते हैं, ठीक है, किस लिए, ताकि हमें कुछ ऐसी आइडियल कंडीशंस मिले जिससे सीड जर्मिनेट हो सके, सीडलिंग को हम लोग एस्टैब्लिश कर सके और ग्रोथ जो क्रॉप्स हैं वो ग्रो कर सके, उसको बोला जाता है टिलेज, ठीक है। इसके बाद एक टर्म होता है दैट इज नोन एज टिल्थ। अब ये टिल्थ क्या है, देखिए, इट इज द फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल ऑब्टेन्ड आउट ऑफ टिलेज, ठीक है, कि जब हम मिट्टी की टिलेज करेंगे, जब उसकी जुताई करेंगे, तो उसमें से जो फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल निकल के आएगी, या फिर एज अ रिजल्ट ऑफ टिलेज जो फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल निकल के आएगी, उसको बोला जाएगा टिल्थ, ठीक है। टिल्थ जो है वो कोर्स भी हो सकती है, यानी कि वो ज्यादा मोटी भी हो सकती है, फाइन भी हो सकती है, यानी कि ज्यादा बारीक भी हो सकती है, या फिर मॉडरेट भी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप्स बीइंग ग्रोन एंड द सॉइल वेयर वी आर कल्टिवेटिंग, तो जिस तरीके की हमें क्रॉप्स की रिक्वायरमेंट है, मतलब जिस तरीके की मिट्टी की हमें जरूरत है क्रॉप के लिए, या फिर जहां पर भी हम उस सॉइल को टिलेज कर रहे हैं,
उसमें टिलेज जो है दो तरीके की भी हो सकती है, मतलब टिलेज जो है अलग अलग टाइप की हो सकती है, ठीक है। तो यहां पर अगर हम टाइप्स ऑफ टिलेज की बात करें तो बहुत सारे टाइप्स की टिलेज यहां पर दी जाएंगी आपको, अभी देखते हैं। तो जो मेजर क्लासिफिकेशन है वो है ऑन सीजन या फिर ऑफ सीजन। अब ये भी आप वर्ड से समझ सकते हैं। ऑन सीजन मतलब क्या होगा, जिस समय क्रॉप उग रही है, जिस सीजन में क्रॉप उग रही है, अगर हम उसी सीजन में या जिस सीजन में हमें क्रॉप उगानी है, अगर उसी सीजन में हम लोग जो है उसकी जुताई कर रहे हैं, टिलेज कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज ऑन सीजन। और अगर हम उस सीजन से पहले कर ले रहे हैं या जब क्रॉप हमारी हार्वेस्ट हो गई है उसके बाद अगर हम टिलिंग कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज ऑफ सीजन टिलेज। ठीक, देखते हैं टिलेज ऑपरेशन। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑन सीजन की। तो टिलेज ऑपरेशंस दैट आर डन फॉर रेजिंग क्रॉप्स इन द सेम सीजन, देखिए वही बात लिखी है, सेम सीजन और एट द ऑनसेट ऑफ द क्रॉप सीजन आर नोन एज द सीजन टिलेज। ठीक है, ऑन सीजन मतलब या तो जिस सीजन में हमें क्रॉप उगानी है उस सीजन में हम लोग टिलिंग कर रहे हैं, या फिर जैसे ही वो क्रॉपिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है उसके जस्ट शुरुआत में, ऑनसेट होने पर अगर हम टिलिंग कर रहे हैं, तो दैट इज नोन एज सीजन ऑन सीजन टिलेज। ठीक है, फिर इसी में कुछ और होते हैं, दैट इज नोन एज प्रिपरेटरी टिलेज। अब प्रिपरेटरी टिलेज का मतलब क्या है, दिस रेफर्स टू टिलेज ऑपरेशंस दैट आर डन टू प्रिपेयर द फील्ड फॉर रेजिंग क्रॉप्स। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि फील्ड को प्रिपेयर कर रहे हैं क्रॉप्स को रेज करने के लिए। ठीक है, तो उस तरीके के टिलेज ऑपरेशंस को बोला जाता है प्रिपरेटरी टिलेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, इट कंसिस्ट ऑफ डीप ओपनिंग एंड लूजनिंग ऑफ द सॉइल। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि मिट्टी को बहुत ज्यादा खोदेंगे, एक तरीके से आप कह सकते हैं खेत को जो है खोदेंगे और उसमें से सॉइल को लूज करेंगे टू ब्रिंग अबाउट द डिजायर्ड टिल्थ। डिजायर्ड टिल्थ का मतलब तो मैंने आपको बता दिया, जो फिजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल है जो हमें टिलिंग के बाद मिलती है। तो डिजायरेबल मतलब हमें क्रॉप के आधार पर जिस भी तरीके की टिल्थ चाहिए हम उस हिसाब से उसकी क्या करेंगे, लूजनिंग ऑफ द सॉइल वगैरह करेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ एज वेल एज टू इनकॉर्पोरेट और अप्रूट वीड्स। जो वीड्स वगैरह होती हैं, वीड्स मतलब जो उसमें फालतू की जो खरपतवार वगैरह उग जाती है उसको हटाने के लिए, ठीक है ना, जो अनवांटेड प्लांट्स वगैरह है उनको हटाने का काम भी इससे किया जाता है। एंड क्रॉप स्टेबल व्हेन द सॉइल इज इन अ वर्केबल कंडीशन। जो क्रॉप स्टेबल वगैरह होता है, यानी कि जो पुरानी क्रॉप होगी, अब जब आपने वो क्रॉप काट ली, हार्वेस्ट कर ली, तो उसका कुछ पार्ट उसमें रह जाएगा, है ना, तो उसको भी हटाने के लिए बेसिकली प्रिपरेटरी टिलेज की जाती है। अब ये जो प्रिपरेटरी टिलेज है ये दो प्रकार की होती है, एक है प्राइमरी और दूसरी है सेकेंडरी। देखिए क्या है, प्राइमरी तो होती है द टिलेज ऑपरेशन दैट इज डन आफ्टर द हार्वेस्ट ऑफ द क्रॉप टू ब्रिंग द लैंड अंडर कल्टिवेशन इज नोन एज प्राइमरी टिलेज। प्राइमरी टिलेज का मतलब है कि जब एक क्रॉप उग रही है, ठीक है, क्रॉप उगी, उसका हार्वेस्ट हुआ, आपने फसल काटी, उसके बाद आप जो टिलिंग कर रहे हैं ताकि हम उस लैंड को वापस से क्या है कल्टीवेशन के लिए उपयोगी बना सके, दैट इज नोन एज प्राइमरी टिलेज। ठीक है, इसमें क्या होगा, प्लॉइंग इज द ओपनिंग ऑफ कॉम्पैक्ट सॉइल विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट प्लॉज। प्लॉइंग करते हैं, है ना, उसकी बेसिकली आप कहते हैं उस पर हल वगैरह जो चलाते हैं, अब वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो उस तरीके का जो हल वगैरह चलाते हैं उससे क्या है, जो कॉम्पैक्ट हो गई है सॉइल। क्योंकि जिस समय आपने देखा होगा, जो लोग अगर किसानी से या खेतीबाड़ी से या जो कृषि है एग्रीकल्चर से जुड़े हुए लोग हैं या जो लोग इसके बारे में जानते हैं, उन्होंने देखा होगा कि पहले क्या होता है कि पहले जो खेत होता है, एक नॉर्मल एक खेत मतलब एक लैंड, एक मैदान मान लीजिए, उसमें अगर आपको फसल उगानी है तो आप क्या करेंगे, पहले उसकी मिट्टी जो है वो खोदेंगे, है ना, मिट्टी खोदेंगे, उसकी जो सॉइल है उसको लूज बनाएंगे, फिर उसके बाद उसमें आप सारे के सारे जो प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद उसमें क्रॉप उगाएंगे। अब वो क्रॉप उग रही है तो क्रॉप जिस समय उगती है उस समय आप जनरली उसकी जो है थोड़ा बहुत आप कह सकते हैं कि प्लॉइंग करेंगे हल्की हल्की, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा करेंगे तो जो क्रॉप उग रही है उसकी जो जड़ें हैं, जो रूट्स वगैरह हैं, उनको नुकसान उससे पहुंच सकता है। ठीक है, थोड़ा बहुत बीच बीच में होता है कि आप कभी कभी उसमें पेस्टिसाइड्स या फर्टिलाइजर्स या हर्बिसाइड्स वगैरह डालते हैं, पर उससे ज्यादा उसमें आप चीजें जो है वो नहीं करते। उसके बाद क्या होगा कि जब वो एक क्रॉप पूरी हो गई, ठीक है, जब वो क्रॉप अपनी पूरी हो गई, जब उसकी हार्वेस्ट होगी, उस समय आप देखेंगे तो कंपैरेटिवली जो आपने स्टार्टिंग का समय था उसके मुकाबले जो लैंड होगी वो कैसी हो चुकी होगी, अब वो हार्ड हो गई होगी वापस से। तो आप जो फसल काटेंगे, जो हार्वेस्ट करेंगे, उसके बाद आपको अगली फसल के लिए, अगली क्रॉप के लिए उस लैंड को फिर से क्या करना पड़ेगा, उस लैंड को या उस फील्ड को, एग्रीकल्चरल फील्ड को वापस से उसकी जो सॉइल वगैरह है उसको आपको लूज बनाना पड़ेगा। तो उसका जो प्रोसेस होगा, ठीक है, यानी कि एक फसल को काटने के बाद अगली फसल के लिए जो अपना खेत तैयार कर रहे हैं उसको बोला जाएगा प्राइमरी टिलेज। ठीक है, अलग अलग तरीके के प्लॉ से इसको किया जा सकता है, जैसे कि कंट्री प्लॉ है, मोल्ड बोर्ड प्लॉ है, बॉस प्लॉ है, ट्रैक्टर वगैरह का यूज भी आजकल होता है। ठीक है, पहले से आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में, या अब तो खैर जनरली नहीं होता है, कहीं बहुत दूर दराज के अगर आप इंटीरियर गांव वगैरह में बात कर ले तो वहां पर बैल वगैरह होते थे जो हल वगैरह चलाते थे, है ना, तो वो चीजें अब जनरली नहीं है। ट्रैक्टर वगैरह का यूज जनरली हर जगह अब होने लगा है ना, तो ये चीजें। इसके बाद सेकेंडरी टिलेज क्या होती है,
द टिलेज ऑपरेशंस दैट आर परफॉर्म्ड ऑन द सॉइल आफ्टर प्राइमरी टिलेज टू ब्रिंग अ गुड सॉइल टिल्थ आर नोन एज सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो आप सॉइल को जो है कॉम्पैक्ट सॉइल को ओपन करने के लिए या मिट्टी को आप कह सकते हैं लूज करने के लिए जो करते हैं दैट इज प्राइमरी। उसके बाद जो डिजायर्ड टिल्थ है, ठीक है, जैसी आपको टिल्थ चाहिए वो लाने के लिए आप जो टिलेज करते हैं दैट इज नोन एज सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, सेकेंडरी टिलेज में आप कह सकते हैं लाइटर या फाइनर ऑपरेशंस हो सकते हैं विच इज डन टू क्लीन द सॉइल, सॉइल को क्लीन करने के लिए, क्लॉड्स को ब्रेक करने के लिए। क्लॉड्स मतलब आपने देखा होगा कि कभी क्या होता है कि मिट्टी के कुछ वो टाइप के बन जाते हैं जिसको कह सकते हैं आप बड़े बड़े कॉम्पैक्ट पार्ट, ठीक है ना, जिसको मिट्टी का आप कह सकते हैं एक लंप टाइप का बन जाता है, ढेर टाइप का बन जाता है, तो उसको तोड़ने के लिए दैट इज नोन एज ब्रेकिंग द क्लॉड्स। उसके बाद उसमें मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए जो की जाती है दैट इज सेकेंडरी टिलेज। ठीक है, हैरोइंग एंड प्लैंकिंग इज डन टू सर्व दीज पर्पसेस, इन पर्पसेस को सर्व करने के लिए हम लोग हैरोइंग और प्लैंकिंग करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगली होती है ड्राई टिलेज। अब ये तो ड्राई तो आप वर्ड से ही समझ सकते हैं। ड्राई टिलेज जो है वो वहां पर प्रैक्टिस की जाती है या उन क्रॉप्स के लिए प्रैक्टिस की जाती है दैट आर सोन और प्लांटेड इन द ड्राई लैंड कंडीशन हैविंग सफिशिएंट मॉइस्चर फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी कि ऐसी जगह पे की जाती है जहां पर ऐसी क्रॉप्स को हम लोग उगा रहे हैं कि वहां पर अपने आप ही सफिशिएंट मॉइस्चर है सीड्स के जर्मिनेट करने के लिए और हम वहां पर कोई ऐसा ऊपर से मॉइस्चर या कोई पानी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि ये इस तरह की क्रॉप्स जैसे कि पैडी हो गया, जूट, वीट, ऑयल सीड क्रॉप्स, पल्सेस, पोटैटो, वेजिटेबल क्रॉप्स, इनके लिए सूटेबल रहता है। इसके बाद अगला है वेट और पडलिंग टिलेज। इसमें क्या है देखिए, द टिलेज ऑपरेशन दैट इज डन इन अ लैंड विद स्टैंडिंग वाटर इज कॉल्ड वेट और पडलिंग टिलेज, यानी कि ऐसी जगह पर या ऐसी लैंड पर जब हम टिलिंग कर रहे हैं जहां पर पानी है, ठीक है, इकट्ठा हुआ पानी है, स्टैंडिंग वाटर है, दैट इज नोन एज टिलेज, सॉरी वेट और पडलिंग टिलेज। ठीक है, पडलिंग ऑपरेशन कंसिस्ट ऑफ प्लोइंग रिपीटेडली इन स्टैंडिंग वाटर अंटिल द सॉइल बिकम सॉफ्ट एंड मडी, यानी कि उसमें हम बार बार क्या करते हैं, ऐसी लैंड के ऊपर जहां पर पानी इकट्ठा हुआ है उसके ऊपर हम लोग बार बार क्या करते रहेंगे, टिलिंग करते रहेंगे। ठीक है, तब तक करते रहेंगे जब तक मिट्टी जो है वो सॉफ्ट और मडी नहीं बन जाती। ठीक, पडलिंग क्रिएट्स एन इम्परवियस लेयर बिलो द सरफेस टू रिड्यूस डीप परकोलेशन लॉसेस ऑफ वाटर एंड टू प्रोवाइड सॉफ्ट सीड बेड फॉर प्लांटिंग राइस। तो पडलिंग से क्या होता है बेसिकली कि एक इम्परवियस लेयर बन जाती है बिलो द सरफेस, जिससे क्या होगा कि वाटर का जो परकुलेशन है, परकुलेशन मतलब होता है कि पानी का नीचे की तरफ को जाना, टुवर्ड्स द ग्राउंड, अंदर की तरफ को जाना। ठीक है, तो अब आपको पता है कि जैसे राइस वगैरह है, राइस की जो क्रॉप होती है उसको लगाने के लिए शुरुआत में काफी ज्यादा पानी चाहिए। अब अगर मिट्टी में या लैंड में आप कहें अगर परकुलेशन ज्यादा होगा तो आप कितना भी पानी भरें वो तो सब अंदर चला जाएगा, है ना। तो स्टैंडिंग वाटर रखने के लिए इस तरीके से नीचे से एक इम्परवियस लेयर जो है वो इससे बन जाती है पडलिंग से। तो उससे क्या होगा कि जो परकुलेशन लॉस है वो कम हो जाएगा और साथ ही साथ हमें एक सॉफ्ट सीड बेड मिल जाएगा जिससे हम लोग राइस को उगा सकते हैं। ठीक है, प्लांट कर सकते हैं। इसके बाद अगला होता है ऑफ सीजन टिलेज। ऑफ सीजन टिलेज का मतलब वही है कि टिलेज ऑपरेशंस डन फॉर कंडीशनिंग द सॉइल सुटेबली फॉर द फोर्थ कमिंग मेन सीजन क्रॉप आर कॉल्ड ऑफ सीजन टिलेज। ठीक है, यानी कि आने वाले समय के लिए, आने वाला जो सीजन है क्रॉप का उसके लिए अगर हम लोग टिलिंग कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज ऑफ सीजन टिलेज। ठीक है, ऑफ सीजन टिलेज कैसी हो सकती है, पोस्ट हार्वेस्ट टिलेज हो सकती है या फिर समर टिलेज, विंटर टिलेज, फैलो टिलेज, इस तरीके की टिलेजेस जो है वो हो सकती है। इसके बाद कुछ स्पेशल पर्पस टिलेज है जैसे कि टिलेज ऑपरेशंस इंटेंडेड टू सर्व स्पेशल पर्पसेस आर सेट टू बी स्पेशल पर्पस टिलेज, जैसे कि सब सॉइलिंग, लेवलिंग, क्लीन टिलेज, ब्लाइंड टिलेज, वेट टिलेज, जीरो टिलेज, ये सारी की सारी क्या है, दीज आर योर स्पेशल पर्पस टिलेज, यानी कि ये किसी स्पेशल पर्पस के लिए जो है वो की जा रही है। जैसे सब सॉइलिंग की अगर हम बात कर लें तो ये क्या है, टू ब्रेक द हार्ड पैन बीनीथ द प्लाउ लेयर। स्पेशल टिलेज ऑपरेशन जैसे कि चिसलिंग आर परफॉर्म टू रिड्यूस द कॉम्पैक्शन। इसमें क्या है कि जो प्लो लेयर है, यानी कि जितनी मिट्टी में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हल वगैरह चला रहे हैं, वो तो ठीक है, वो तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगी, उसके नीचे की जो सरफेस होगा वो कैसा होगा, एक हार्ड होगा। ठीक है, तो उसको तोड़ने के लिए, उसकी ब्रेक करने के लिए जो है हम क्या करते हैं, यानी कि कॉम्पैक्शन को रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, सॉइल सब सॉइलिंग करते हैं। ठीक है, सब सॉइलिंग इज एसेंशियल वंस इन 4 to 5 years वेयर हैवी मशीनरीज आर यूज्ड फॉर फील्ड ऑपरेशंस, सीडिंग, हार्वेस्टिंग, ट्रांसपोर्टिंग एक्सेट्रा। तो एक बार मतलब ऐसा नहीं है कि हर सीजन में आप इसको करने के लिए करेंगे, ये स्पेशल पर्पस है, स्पेशल पर्पस के लिए यूज की जा रही है, तो इसको आप एक बार जो है 3 से 4 से 5 साल में एक बार करें, दैट इज नोन एज सब सॉइलिंग। इसके एडवांटेज क्या है,
ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ सॉइल में बी ऑब्टेन्ड फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स। कैसे? क्योंकि आपको पता है कि नीचे की जो सरफेस है, यानी कि जो प्लो सरफेस या जो प्लो लेवल था, उससे नीचे की जो सॉइल है वो भी अब कैसी हो चुकी है, वो भी कॉम्पैक्शन नहीं रहा, वो भी अब टूट चुकी है, ब्रोक डाउन हो चुकी है। तो आपको ज्यादा वॉल्यूम ऑफ सॉइल जो है वो मिल सकती है क्रॉप्स की कल्टीवेशन के लिए। पहली चीज तो ये है। दूसरी ये है कि एक्सेस वाटर में परकुलेट डाउनवर्ड टू रिचार्ज द परमानेंट वाटर टेबल। अब जो है पानी का जो परकुलेशन है, ठीक है, जो इनवर्ड परकुलेशन है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा, जिससे परमानेंट वाटर टेबल जो है वो भी रिचार्ज हो जाएगी। ठीक है, यानी कि ग्राउंड वाटर रिचार्ज यहां से हो सकता है। अब अगर पानी का सर्फ जो परकुलेशन है वो बढ़ गया, यानी कि पानी जो है वो वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ को या अंदर की तरफ को जमीन में मूव कर रहा है, तो उसका रन ऑफ क्या हो जाएगा, अपने आप कम हो जाएगा। रन ऑफ कम हो जाएगा तो सॉइल इरोजन भी कम हो जाएगा, है ना। इसके बाद रूट्स ऑफ क्रॉप प्लांट्स कैन पेनिट्रेट डीपर टू एक्सट्रैक्ट मॉइस्चर फ्रॉम द वाटर टेबल। अब नीचे की जो मिट्टी है, मतलब ज्यादा नीचे तक, ज्यादा गहराई तक जो मिट्टी है, जो सॉइल है, वो कैसी हो चुकी है, वो सॉफ्ट हो चुकी है। ठीक है, वो कॉम्पैक्ट अब नहीं रही, लूज हो चुकी है। तो उस पर क्या होगा कि जो रूट्स है, जो क्रॉप प्लांट्स की जो रूट है, वो ज्यादा अंदर तक, ज्यादा गहराई तक क्या कर सकती है, पेनिट्रेट कर सकती है। और ज्यादा गहराई तक अगर वो पेनिट्रेट कर सकती है तो वो वाटर टेबल से भी मॉइस्चर को एक्सट्रैक्ट कर सकती है, तो उनमें पानी की कमी भी नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद अगला है क्लीन टिलेज। क्लीन टिलेज का मतलब क्या है? इट रेफर्स टू द वर्किंग ऑफ द सॉइल ऑफ द एंटायर फील्ड इन सच अ वे नो लिविंग प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब। इसका मतलब क्या है कि पूरे के पूरे फील्ड की जो है उस पर वर्किंग की जाएगी सॉइल पर, ताकि नो लिविंग प्लांट इज लेफ्ट अनडिस्टर्ब, यानी कि जितने भी बचे हुए प्लांट है, लिविंग प्लांट है, सबको डिस्टर्ब किया जाएगा। और ऐसा क्यों किया जाता है? ताकि जो वीड्स हैं, जो सॉइल बॉर्न पैथोजन है, पेस्ट है, उनको कंट्रोल करने के लिए ये क्लीन टिलेज की जाती है। ठीक है, इसके बाद है ब्लाइंड टिलेज। अब ब्लाइंड टिलेज में क्या होता है, देखिए, इट रेफर्स टू द टिलेज डन आफ्टर सीडिंग और प्लांटिंग द क्रॉप। ठीक है, हम जब सीडिंग करते थे, यानी कि जब हम क्या करते हैं कि बीज डाल देते हैं या प्लांटिंग ऑफ द क्रॉप होती है, तब हम उस तरीके की जो टिलेज करते हैं, दैट इज नोन एज ब्लाइंड टिलेज। ठीक है, आइदर एट द प्री इमर्जेंस स्टेप ऑफ द क्रॉप प्लांट और वाइल दे आर इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, यानी कि जिस समय या तो क्रॉप की प्री इमर्जेंस है, यानी कि क्रॉप के उगने से पहले, ठीक है, या फिर उसके जो अर्ली स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है उस समय पे करते हैं, सो दैट जो क्रॉप प्लांट्स हैं जैसे कि सीरियल, ट्यूबर क्रॉप्स एक्सेट्रा डू नॉट गेट डैमेज, यानी कि उनको नुकसान भी ना हो, बट एक्स्ट्रा प्लांट्स और ब्रॉड लीव वीड्स जो है वो अपरूट हो जाए, वो हट जाए। ठीक है, इसके बाद अगली होती है जीरो टिलेज। जीरो टिलेज या इसको आप नो टिलेज भी कह सकते हैं। इसमें क्या है, देखिए, न्यू क्रॉप इज प्लांटेड इन द रेसिड्यूज ऑफ द प्रीवियस क्रॉप विदाउट एनी प्रॉपर prior soil tillage or seed bed preparation, and it is possible when all the weeds are controlled by the use of herbicides। तो इसमें क्या है कि आपने एक फसल उग रही है, उस फसल की आपने हार्वेस्ट करी, उस फसल की कटाई करी, और उसके बाद उसी फील्ड पर आपने बिना किसी तरीके की टिलिंग करे या बिना किसी तरीके का सीड बेड प्रिपेयर करे, आपने उसी फील्ड में जो है वो क्रॉप उगा दिया। ठीक है, दैट इज नोन एज जीरो टिलेज। और वो तभी पॉसिबल हो सकता है जब, क्योंकि वीड्स तो ऑब्वियस ही बात है होंगे, खरपतवार होंगे, उनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा? उनको फिर हम लोग जो है हर्बिसाइड्स की हेल्प से, हर्बिसाइड्स की मदद से जो है कंट्रोल करेंगे, उसको कह सकते हैं जीरो टिलेज। ठीक है, इसके बाद जीरो टिलेज के अगर हम एडवांटेजेस की बात करें तो क्या है, जीरो टिल्ड सॉइल आर होमोजीनियस इन स्ट्रक्चर। जो जीरो टिल्ड सॉइल है वो स्ट्रक्चर में पूरे के पूरे बराबर होंगी, एक जैसी होंगी, होमोजीनियस होंगी, और उनमें ज्यादा नंबर ऑफ क्या होंगे, अर्थवॉर्म्स वगैरह प्रेजेंट होंगे। ठीक है, इसके बाद ऑर्गेनिक मैटर कंटेंट जो है वो ज्यादा हो जाएगा ड्यू टू लेस मिनरलाइजेशन, क्योंकि मिनरल्स तो उसमें हम यूज कर रहे ही रहे, है ना। इसके बाद सरफेस रन ऑफ इज रिड्यूस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मल्च। मल्च बेसिकली वही जो खरपतवार है, उसकी वजह से क्या होगा, सरफेस रन ऑफ भी कम हो जाएगा। इसके बाद इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं तो हायर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन हैज टू बी अप्लाइड फॉर मिनरलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन जीरो टिलेज। हमें ज्यादा मात्रा में जो है वो नाइट्रोजन क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद जो पेरिनियल वीड्स हैं, अब हमने वीड्स तो हटाई नहीं है, तो जो पेरिनियल वीड्स है, यानी कि जो लंबे समय तक सर्वाइव कर सकती हैं, वो एक प्रॉब्लम बन जाएंगी। और उसके बाद हाई नंबर ऑफ वॉलंटियर प्लांट्स एंड बिल्डअप ऑफ पेस्ट। ठीक है, उसमें काफी ज्यादा जो वॉलंटियर प्लांट्स मतलब जो अपने आप ही उगाते हैं वो, ठीक है, वो हो जाएंगे ज्यादा, जो पेस्ट वगैरह है वो ज्यादा हो जाएंगे। ये सारे के सारे कुछ डिसएडवांटेजेस भी है किसके, जीरो टिलेज के। तो जीरो टिलेज आप लोग जो है अगर न्यूज वगैरह सुनते हैं, ठीक है, अपना करंट अफेयर वगैरह पढ़ रहे हैं, तो जीरो टिलेज जो है वो एक एग्रीकल्चर के रिस्पेक्ट में टर्म काफी ज्यादा अभी भी या आजकल के दिनों में भी न्यूज में रहता है। तो जीरो टिलेज क्या है अब आप समझ गए, फायदे क्या है, नुकसान क्या है, बेनिफिट्स क्या है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या है, मैंने आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है वो बता दिया। ठीक है, तो आज इस लेक्चर में हम लोग इसको इतना ही रखेंगे। जो अगले लेक्चर रहेगा उसमें हम लोग क्रॉपिंग को लेकर बात करेंगे, ठीक है ना, और उसके बाद फिर चैप्टर को आगे कंटिन्यू इसी तरीके से करेंगे। ठीक है, चलिए।
तो कंटेंट रिलेटेड आपको अगर कोई भी डाउट है तो आप हमारा टेलीग्राम का जो ग्रुप है दैट इज ओकुल जीएस यूपीएससी डिस्कशन फोरम, इसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर आप इसको टेलीग्राम में सर्च करके भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे वीडियो सीरीज का फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है। उस पर एनरोल करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उसके थ्रू जाके एनरोल कर सकते हैं। कोर्स को एनरोल करने में या कोर्स को एक्सेस करने में हमारी वेबसाइट के थ्रू अगर आपको कोई भी टेक्निकल क्वेरी आती है तो आप हमसे इधर व्हाट्सएप के थ्रू इस नंबर पर या फिर हमारा जो ओकुल हेल्प डेस्क की ईमेल आईडी है उससे भी आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी हमसे ज़्यादा जुड़ने के लिए या अपने फीडबैक्स हमारे साथ शेयर करने के लिए आप हमें सोशल मीडिया फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं और वहाँ पर भी अपनी बात आप हम तक पहुँचा सकते हैं। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।